हेलो एवरीवन। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिलता है तो आप बहुत आसानी से खुद अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको फॉर्म 16 से अपना आईटीआर फाइल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आईटीआर फाइलिंग के लिए चाहिए होंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करते हैं तो कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ आपको अपना फॉर्म 16 चाहिए होगा और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करते हैं तो आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी डिडक्शंस आप अपनी आईटीआर में दिखाएंगे सभी डिडक्शंस के लिए आपको डॉक्यूमेंट नंबर या पॉलिसी नंबर अब आईटीआर में देना पड़ता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जो अभी हम असेसमेंट ईयर 26-27 की फाइलिंग कर रहे हैं ये ओल्ड इनकम टैक्स के हिसाब से ही होगी। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो चुका है, लेकिन अभी उसके हिसाब से फाइलिंग नहीं हो रही है, वो नेक्स्ट ईयर होगी। और अगर आपका फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करते टाइम आप अपने रिजीम को अपने बेनिफिट के हिसाब से स्विच कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 87A रिबेट को 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कर दिया गया है, इसलिए अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक आती है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में बिना सोचे समझे अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, जिससे कि आपका टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एम्प्लॉयर ने आपका फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रिजीम में बनाया है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग नहीं कर सकते। आप जिस भी रिजीम में चाहें उस रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर आपकी आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट करते हैं। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको चाहिए होगा आपका फॉर्म 16 और आपको आ जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। ये साइट होती है incometax.gov.in। साइट पर आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ ऊपर ई फाइल में जाएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है 26-27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल ये ऑटो सेलेक्टेड आएगा, प्रोसीड। आईटीआर सेलेक्ट करना है आईटीआर 1। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आईटीआर 1 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम की है, आप सैलरी दिखाना चाहते हैं, 2 हाउस प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हो और दूसरी से आपको रेंटल वैल्यू आ रही हो, या आप दोनों से रेंटल वैल्यू दिखा सकते हैं, या फिर आप दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं। तो 2 प्रॉपर्टीज़ दिखाने का ऑप्शन अब अवेलेबल है आईटीआर 1 के अंदर। इसके अलावा अदर सोर्सेज में आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, डिविडेंड दिखा सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं अगर वो 1.25 लाख रुपए के अंदर आता है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के अंदर है तो दिखा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कब आपको आईटीआर 1 को फाइल नहीं करना है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपको एज अ डायरेक्टर सैलरी मिल रही है तो आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं, आईटीआर 2 फाइल करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का मतलब वो इक्विटी शेयर्स जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते हैं, तब भी आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कैश विड्रॉल्स किए हैं और उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 194N में, तब भी आप आईटीआर 2 को फाइल करेंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आप आईटीआर 1 को फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी हैं, जैसे कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है सेक्शन 194J में, आपके पास बिजनेस रिसीट्स आ रही हैं या प्रोफेशनल इनकम आ रही है, तब भी आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। शेयर्स मार्केट से अगर आपकी कोई इनकम हो रही है या प्रॉपर्टी से
कैपिटल गेन हो रहा है तब भी आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल ITR होती है सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए, जहाँ पर कि आपकी सिर्फ सैलरी इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो और अदर सोर्सेज से इनकम हो। प्रोसीड विद ITR 1। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए आप अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब हुआ अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो 4 लाख रुपए। अगर आपके केस में ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, और अगर इसके अलावा कोई रीज़न है तो आप अदर्स पर टिक लगाकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद सबसे पहले आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस डिस्प्ले होती हैं, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी। ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, जिससे कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। इसके बाद आते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, PSU हैं। अगर आप पेंशनर हैं तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हैं, PSU पेंशनर हैं। अदर्स पेंशनर्स मतलब प्राइवेट सेक्टर आ गए, और फिर अदर्स आता है अगर आप करेंटली वर्किंग हैं और आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो आप अदर्स को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लास्ट आता है नॉट एप्लीकेबल फॉर फैमिली पेंशन। अगर आपको फैमिली पेंशन दिखानी है तब आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। तो हम प्राइवेट सेक्टर के लिए अदर्स पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फाइलिंग सेक्शन सेलेक्ट करना है, तो वो सेक्शन 139(1) ही रहेगा, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 जुलाई। अगर हम 31 जुलाई से पहले फाइलिंग कर रहे हैं तो हम इसी सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम बिलेटेड ITR फाइल कर रहे हैं, मतलब कि हम 31 जुलाई के बाद फाइलिंग कर रहे हैं, तो हम 139(4) को सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम अपनी ITR को रिवाइज कर रहे हैं, चाहे वो हम 31 जुलाई के पहले कर रहे हों और चाहे हम 31 जुलाई के बाद कर रहे हों, तब हम सेक्शन 139(5) को सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन 139(8)(a) ये अपडेटेड रिटर्न के लिए होता है, जिसमें कि हम पिछले किसी साल की ITR को फाइल करते हैं। इसके बाद हमें रिजीम को सेलेक्ट करना है, कौन सी रिजीम के साथ हम जाना चाहते हैं, कौन सी रिजीम के साथ हम जाना चाहते हैं। अगर हमें न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करनी है तो हम यहाँ पर नो रहने देंगे, और अगर हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करनी है तो हम यहाँ पर येस करेंगे। येस पर क्लिक करते ही हमारे डिडक्शंस हाईलाइट होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। दोनों रिजीम्स में कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर हमें इनकम टैक्स कैलकुलेटर मिलता है। बेसिक कैलकुलेटर और एडवांस कैलकुलेटर, 2 तरह के कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, आप रिजीम में कंपैरिजन कर सकते हैं। एडवांस कैलकुलेटर पे जाएंगे, 5 इनकम हेड्स अवेलेबल हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज। आप यहाँ पर एक एक करके अमाउंट दे सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में। कैलकुलेटर के बाद वेदर दिस रिटर्न इज बिंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव SSE, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव SSE फाइल कर रहा है, इसे नो पर ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद है बैंक डिटेल्स। जो भी बैंक आपके ऐड हैं पोर्टल पर वो सारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और किसी भी एक बैंक को आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट ज़रूर करना है। जिस भी बैंक को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट करेंगे वो वैलिडेटेड होना चाहिए और एलिजिबल फॉर रिफंड भी होना चाहिए। अगर कोई बैंक यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपके जितने भी बैंक्स थे वो सारे आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। अगर कोई बैंक आपका यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करके बैंक को ऐड कर सकते हैं।
बैंक को ऐड करने के लिए आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड, सिर्फ ये 2 चीज़ें ही चाहिए होंगी। इसके बाद हम नीचे कंफर्म कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस के बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पर है सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी की डिटेल्स डालने के लिए हमें चाहिए होगा अपना फॉर्म 16। तो हम अपने फॉर्म 16 को ओपन कर लेते हैं। ये है फॉर्म 16 और इसके पार्ट बी से हम अपनी ITR को फिल करते हैं। फॉर्म 16 का पार्ट ए आपकी TDS की डिटेल्स होता है कि कितना TDS आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है और कितना TDS उसने गवर्नमेंट को जमा करवाया है। तो फॉर्म 16 के पार्ट ए से हमें कोई मतलब नहीं है, ITR फाइलिंग के लिए हमें पार्ट बी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर फॉर्म 16 का पार्ट बी ले लिया है। यहाँ पर ऊपर आपके एम्प्लॉय की डिटेल्स होती हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की डिटेल्स यहाँ पे होती हैं, पैन नंबर, टैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, डेजिग्नेशन। इसके बाद नीचे कंप्यूटेशन शुरू हो जाती है कि कितनी सैलरी आपको मिली है, कितने डिडक्शंस हैं। तो यहाँ से हम एक एक करके अपनी ITR में फिल करेंगे और ITR का जो फॉर्मेट होता है वो सेम ऐसा ही होता है जैसे कि ये फॉर्म 16 हमें मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). अपने ITR पे आ जाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ग्रॉस सैलरी। यहाँ पर फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होंगी, ये फिगर हाईलाइट नहीं होता है। सबसे पहले चलते हैं सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो यही हेडिंग हमने अपने फॉर्म 16 में भी देखी थी, वहाँ से हम यहाँ पर फिगर ले लेंगे। इसके बाद है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2). तो 17(2) में यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं है, परक्विजिट्स नहीं मिले हैं, यहाँ पे 0 कर देंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3), ये भी नहीं है, 0 कर देंगे। एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, यहाँ पर क्या दिखाना है, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जेम्प्ट अलाउंसेस डिस्प्ले होते हैं। अगर आपके फॉर्म 16 में आपको एम्प्लॉयर ने कोई भी अलाउंसेस दिखाए हुए हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, अर्न लीव एनकैशमेंट है। सेक्शन 10(14) में अलाउंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, फिजिकली हैंडीकैप्ड SSCs को मिलता है। तो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग आप यहाँ से कोई भी अलाउंस अगर उसमें दिखाया गया है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अमाउंट दे देंगे तो वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट अलाउंस में चला जाएगा। इसके बाद डिडक्शंस हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 है, वो लग गया है अपने आप। और एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स ये हमारे फॉर्म 16 में नहीं है तो हम इसे निल रहने देंगे। तो यहाँ पर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी अमाउंट आ जाएगा 12,75,000, इसे हम सेव कर देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हो गया है और ये जो यहाँ पर लास्ट में हमारी फिगर आ रही है इसे हमें अपने फॉर्म 16 से कंफर्म कर लेना है, दोनों में मैचिंग होनी चाहिए। हमारे फॉर्म 16 में इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 12,75,000 और हमारे ITR में इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 12,75,000, दोनों ही फिगर्स मैच हैं। सैलरी फॉर्म 16 से मैच हो जाने के साथ साथ ये जो आपकी फिगर है ये आपके 26 AS से भी मैच होनी चाहिए। 26 AS को डाउनलोड करने के लिए हम E-फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS, यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके साथ ही इसके अलावा हम अपना AIS स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर लेंगे और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में यही सैलरी की फिगर होनी चाहिए जो हमारे फॉर्म 16 में दिख रही है और यही यहाँ पर भी है। तो चारों चीज़ों को पूरी तरह से, तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स मैच्ड होने चाहिए, आपका फॉर्म 16, आपका ITR फॉर्म, आपका 26 AS और आपका AIS। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर। सबसे पहले आपको एड्रेस दे देना है प्रॉपर्टी का। इसके बाद ओनरशिप में सेल्फ,
इज द प्रॉपर्टी को ओन्ड, क्या को ओनर है कोई, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट, टेनेंट डिटेल्स, यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और जो भी टेनेंट है उसकी डिटेल्स देनी होंगी, नेम ऑफ द टेनेंट, पैन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर ये ऑप्शनल है। इसके बाद ग्रॉस रेंट दिखाना है, तो यहाँ पर आप रेंट की वैल्यू ले सकते हैं जो भी आपको रिसीव हो रहा होगा। टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटीज़, कोई टैक्सेस आप हाउस के लिए पे करते हैं तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आपको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट दिखाना है जिसका कि डिडक्शन मिलता है, तब आपको यहाँ पर एक शेड्यूल फिल करना होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सेक्शन 24B। हाउस प्रॉपर्टी के बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी फिगर्स आ रही हैं ये आपके AIS से यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होती हैं, लेकिन अगर फिगर्स ठीक नहीं हैं तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टिक लगाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। ये अमाउंट आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट से लेना है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। इसी तरह से इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है। और अगर कोई चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है, जैसे कि डिविडेंड भी मिला है आपको, तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड इनकम और यहाँ पर अमाउंट ले सकते हैं। या फिर अगर आपको फैमिली पेंशन इंक्लूड करनी है तो फैमिली पेंशन अमाउंट ले सकते हैं और यहाँ पर अमाउंट देकर इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है एग्जेम्प्ट इनकम, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एग्जेम्प्ट इनकम के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, इसके अलावा इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, फिर है सम रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन्स और माइनर्स, इसके बाद है सम रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिसीज और कॉन्ट्रीब्यूशन सच एज LIC, NPS, PF, सुकन्या समृद्धि योजना। जो भी मेच्योरिटी अमाउंट होता है इन स्कीम्स का वो एग्जेम्प्ट होता है, उसके लिए आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सब कैटेगरी में ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिला है पैसा या सुकन्या समृद्धि योजना से मिला है। अदर इनकम्स में मेंबर्स शेयर फ्रॉम HUF और स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें आप एग्जेम्प्ट इनकम में ले सकते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम के बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अगर आपने इक्विटी शेयर्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए से कम का है, तो आप ITR 1 में उसे दिखा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लेना है सेल कंसिडरेशन और ये वैल्यू आपको अपने ब्रोकर्स स्टेटमेंट से मिल जाएगी। ब्रोकर स्टेटमेंट आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करना है और वहाँ से आपको अपना टैक्स P&L स्टेटमेंट डाउनलोड करना है एक्सेल फॉर्मेट में। उसमें आपको मिल जाएगा टोटल सेल वैल्यू कितनी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज वैल्यू कितनी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 112A। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बजाय लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको ITR 2 की फाइलिंग करनी पड़ेगी, फिर ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ITR 1 को आप सिर्फ तभी फाइल कर सकते हैं जबकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और वो 1.25 लाख रुपए से कम का है। इन केस लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है तो ITR 2 फाइल किया जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म्ड हो गई है। इसके बाद आता है टोटल डिडक्शंस। अगर आपका एम्प्लॉयर NPS में कंट्रीब्यूट करता है और आपके फॉर्म 16 में दिया हुआ है ये सेक्शन 80 CCD 2, तब आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके अमाउंट देंगे, वरना आप इसे ब्लैंक ही रहने देंगे। इसके बाद दूसरा डिडक्शन जो हमें न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है वो है कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर स्कीम। कोई भी डिडक्शन आपके केस में नहीं है तो सिंपली कंफर्म कर देंगे। देन टैक्सेस पेड।
सबसे पहला शेड्यूल आएगा सैलरी का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और अगर आपकी सैलरी का टीडीएस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तब आपको इसे फिल करना होगा। यहाँ पे टैन नंबर देना है आपको, अपने फॉर्म 16 से अपने एम्प्लॉयर का टैन नंबर मिल जाएगा, अपने एम्प्लॉयर का नाम मिल जाएगा, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी जो कि हमारी 13,50,000 की है और टोटल टैक्स रिडक्टेड ये फिगर भी आपको अपने फॉर्म 16 से मिलेगी। फॉर्म 16 को ओपन करते हैं। फॉर्म 16 में हमें लास्ट पॉइंट में मिलेगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कि एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स आपका डिडक्ट किया है। फॉर्म 16 के सेकंड पेज पर हमें सारी कैलकुलेशंस मिलती हैं कि टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी है, यहाँ पर टैक्स हमारा कितना बन रहा है, नेट टैक्स पेबल और टीडीएस एम्प्लॉयर ने कितना डिडक्ट किया है। तो जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हम अपने सैलरी वाले टीडीएस में फिल कर देंगे। तो सैलरी का अमाउंट हमने ले लिया और यहाँ पर हम ले लेंगे टीडीएस का अमाउंट और इसे हम सेव कर देंगे। टीडीएस का शेड्यूल यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट शेड्यूल जो कि है हमारे एफडी इंटरेस्ट के टीडीएस का शेड्यूल। यहाँ पर ओपन करेंगे। अगर कोई भी टीडीएस आपकी एफडी पर डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। कोई भी एडवांस टैक्स आपने पे किया है तो वो इस वाले शेड्यूल में रिफ्लेक्ट होगा और फिर हम इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट आता है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर हमारे टोटल टैक्सेस का कैलकुलेशन होता है जो कि ऑटोमेटिक हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर और ना ही हमें यहाँ पर कोई एडिट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो भी हमें दिख रहा है वो सारा ऑटो कैलकुलेटेड है। टैक्स पेबल अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, हमारे फॉर्म 16 से ये अमाउंट मिसमैच कर रहा है क्योंकि हमने एफडी का इंटरेस्ट भी दिखाया है जो कि हमारे फॉर्म 16 में नहीं था। टैक्स पेबल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टोटल टैक्स और इस फॉर्म में हम सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि कितना टैक्स है। टोटल टैक्स एंड फीस जो हमारा ये अमाउंट बन रहा है, कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर हमें जो भी टैक्स लायबिलिटी दिख रही है वो हमारी फुल्ली पेड होनी चाहिए, तभी हम अपनी आईटीआर को अपलोड कर पाएंगे। हमने टैक्सेस कम पे किए हुए हैं और टैक्स लायबिलिटी हमारी ज़्यादा दिख रही है तो हमें पे करना होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सबसे पहले हम यहाँ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हमें पेमेंट अभी और करना है। यहाँ पर हमें पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारा चालान अपने आप बनकर आ जाएगा, हमें बस कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ऑफलाइन मोड, आरटीजीएस और पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे में आपको यूपीआई और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। अब हमें जहाँ से भी पेमेंट करना है बस हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू करना है। हम अपने बैंक के पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे और वहां से हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट हो जाने के बाद हमें फिर से अपने टैक्सेस पेड के शेड्यूल पर आना है। यहाँ पर हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स के शेड्यूल को कंप्लीट करेंगे और शेड्यूल के कंप्लीट होते ही हमारा ये जो टैक्स है ये और टैक्स लायबिलिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तब हम प्रोसीड करेंगे और अपनी आईटीआर को अपलोड कर देंगे। अगर कोई भी बैलेंस आपके आईटीआर में शो हो रहा है या टैक्स लायबिलिटी शो हो रही है तो आपको अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करना है वरना वो डिफेक्टिव हो जाएगी। आईटीआर के अपलोड हो जाने के बाद आपको उसे आधार ओटीपी से ई वेरीफाई कर लेना है। ई वेरीफाई आप तुरंत भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको 30 डेज़ का टाइम भी दिया जाता है। आप 30 दिन के अंदर आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो कि फॉर्म 16 से आप अपने आईटीआर को कैसे फिल करेंगे न्यू टैक्स रिजीम में। जल्दी ही हम वीडियो अपलोड करेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर कैसे फिल की जाएगी फॉर्म 16 से।
अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देखना मत भूलिएगा, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि हर एक स्टेप को कवर करना था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहेगा, मस्त रहेगा। थैंक यू।